जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। नजरियात और अकीदे जब बारूद की शक्ल इख्तियार कर लें तो दुनिया की सबसे महफूज सरजमीन भी मैदान जंग बन जाती है। एक वक्त था जब तेहरान की फजा में सिर्फ मुज़ाकरात की बाज़गश सुनाई देती थी। आज वहां मिसाइल उड़ने का शोर है। इजराइल जो बरसों से खित्ते में अपनी अस्करी बरतरी के नशे में झूमता रहा, अब खुद ही अपनी सरजमीन पर गिरते हुए मिसाइलों, तबाह होती इमारतों और बिजली से महरूम शहरों का तल्ख तजर्बा कर रहा। तल अबीब जो कभी सिर्फ फलस्तीनियों की बर्बादी देखता था, आज खुद वीरानी की तस्वीर बन चुका। ईरान जिसे हमेशा मगरिब ने महज एक खतरा समझा, अब एक अमली कुव्वत की सूरत में सामने आया जो सिर्फ हमला नहीं कर रहा बल्कि पैगाम दे रहा है कि रूहानियत अगर बेदार हो जाए तो वह ना सिर्फ मजलूम का दिफा करती है बल्कि जालिम के कले भी लर्जा देती है। यह सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं, ये एक अकीदे की बेदारी है जिसने मशरक़े वस्ता के तवाज़ुन को हिला के रख दिया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान से ही सिर्फ मिसाइल नहीं दागे जा रहे। यमन से दागे गए मिसाइल हमले के बाद मकबूजा फ़लस्तीन के वस्ती और जनूबी इलाकों में कई इजरायली बस्तियां जो हैं वो ख़तरे के सायरनों से गूंज रही हैं। हौसी मज़ाहमती फोर्सेस यानी अंसारुल्लाह की जानिब से किए गए इस अचानक हमले ने इजरायली दिफाई निज़ाम को एक बार फिर चौकन्ना कर दिया। शहरी आबादियों में खौफ व हिरास है। दिफाई हुकाम कहते हैं सायरन उन इलाकों में बजे हैं जहां मुमकिन मिसाइलों का हदफ था, जबकि इजरायली एयर डिफेंस उन मिसाइलों का सुराग लगाने और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। और यह हमला एक बार फिर इस बात का सबूत है कि यमन की सरजमीन भी अब इजरायली जारहियत के खिलाफ महाज पर सरगर्म हो चुकी है और मशरक़े वस्ता का नक्शा लम्हा ब लम्हा बदल रहा। सबसे बड़ी चालाकी ईरान ने अगर कोई की वो ये थी कि अपने जो लॉन्चिंग पैड्स थे वो डिकॉय लॉन्चिंग पैड्स भी मुख्तलिफ जगहों पर रखे, यानी धोखा देने के लिए 12 मकामात ऐसे थे जहां पे लॉन्चिंग पैड्स रखे गए। वहां पे अहदाफ को निशाना इजराइल की जानिब से बनाया गया। और अब जब सवाल पैदा हुआ कि लॉन्चिंग पैड्स अगर तबाह थे, समंदर के रास्ते जो है वो आपने सबमरीन से मिसाइल दाग लिए, यमन से मिसाइल दागे गए, तो ये जो अभी खुफिया मिसाइल आपने दागे हैं कि जिससे आपके नज़दीक पुराना जितना भी मवाद था वो आपने निकाल लिया, 20 से 30 साल पुराने मिसाइल आपने चला लिए, नए मिसाइल भी चलाए जा रहे हैं। लॉन्चिंग पैड्स कितने मौजूद थे जहां से ये चलाए गए? तो इत्तलात ये हैं कि जंगी हिकमत अमली के तहत एक नई जो है वो लड़ाई और एक नया ख्याल जो है वो ईरान ने अपनाया कि अपने झूठे धोखा देने के लिए लॉन्चिंग पैड्स मुख्तलिफ जगहों पर रखे और उसको इजराइल निशाना बना के ये सोचता रहा कि अब वापस हमला करने की ताकत ईरान के अंदर मौजूद नहीं रही और ईरान ने वहाँ पर चौकन्ना किया। और फिर उसके बाद आज के दिन एक बड़ी फांसी दे के ये पैगाम दिया कि हम तुम्हें कब्र तक पहुँचा के आएंगे। वो किसकी हुई वो भी आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS निमिट्स उसने जनूबी बहेरा चीन से रवानगी इख्तियार कर ली और अब वो मगरिब की समत बढ़ रहा। ये पेशरफ्त बहरी जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट जो है मैरीन ट्रैफिक के डेटा से जाहिर हुई है और वियतनाम के वस्ती हिस्से में तयशुदा बंदरगाही पड़ाव के लिए होने वाली इस्तकबालिया तकरीब भी अचानक मनसूख कर दी गई है, जिसके बाद USS निमिट्स ने अपनी मौजूदगी का दायरा बदल लिया। ये तब्दीली तब हुई जब खित्ते में जोग्राफियाई कशीदगी, खासतौर पे अमेरिका, चीन और इलाकाई इत्तेहादियों के दरमियान भी बेचैनी है और माहिरीन के मुताबिक इस गैर मुतवक्के कदम से मुमकिना तौर पे अमेरिका की स्ट्रेटेजिक अस्करी नकलो हरकत में कोई अहम तब्दीली वाक़ हो रही है जो न सिर्फ वियतनाम बल्कि पूरे बहरुल काहिल के दिफाई तवाज़ुन पे असर डाल सकती है। उधर फ्रांस के अंदर क्या हुआ है? फ्रांस में दुनिया की सबसे बड़ी असलहा साजी की टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पेरिस दिफाई नुमाइश में इजराइल के जो हथियार थे उनको नुमाइश से रोक दिया गया। इस इकदाम को आलमी सतह पर एक अहम सियासी पैगाम के तौर पे देखा गया, क्योंकि ये फैसला तब है जब दोनों मुमालिक ईरान और इजराइल के दरमियान जंग जारी है और फ्रांसीसी हुक्काम के मुताबिक ये फैसला इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के तहत किया गया और ख़ास तौर पर उन हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी लगाई गई जो फ़लस्तीन और ईरान पर हमलों के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हैं या हो सकते हैं।
इजरायली वफ्द ने इस पाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे सियासी तासुब करार दिया। इस फैसले ने यूरोप और मगरबी दुनिया में असलहे की फ़रोख्त और दिफाई अखलाकियात के बारे में नई बहस को छेड़ दिया, जिसका असर जो है वो मुस्तक़बिल में इजराइल की असलहा साजी सनत और उसके बैनुल अक़वामी साख के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस ये तासुर नहीं देना चाहता, वो जो बैक के ऊपर मौजूद थे, वो जो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाते रहे, वो जो फंडिंग करते रहे, वो जो कहते रहे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे, अब वो साइड पे क्यों हो रहे? ये तो साम्राज्यी ताकतें थी, ये तो दुनिया के बड़े मुमालिक थे, असलहा साजी की फैक्ट्रीज इनके हाथ में थी, पूरी असलहा साजी की सनत इनके हाथ में हुआ करती थी। अब जब एक बखिए उधेड़ने पे उतर आया है तो दूसरे जो है भागे हैं वहां से कि अगर एक मुल्क उठ के किसी के बखिए उधेड़ सकता है, कल को हमारी तरफ ना आ जाए। और ये पैगाम उनकी तरफ से दिया गया कि हम आपके जो तैयारे हैं या आपका जो असलहा है या आपका जो बारूद है या आपका जो मिसाइल है, हम उसे नुमाइश में नहीं रख सकते। दूसरी तरफ ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी पार्लियामान एक ऐसा बिल तैयार कर रही है जिसके तहत ईरान जौहरी हथियारों के फैलाव की रोकथाम से मुतल्लिक मुआहिदा ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी NPT छोड़ने का इरादा रखता है। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी शदीद है और ईरान पे बार बार जब यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी ईरान तवील अरसे से तरदीद करता आया है, तो उसने कहा कि अगर उसके अंदर रह के भी इतनी पाबंदियों का सामना करना है तो फिर निकल के कर लो। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये बिल उन गैर मुनसिफाना दबाव और दोहरी पॉलिसीज़ के रद्द-ए-अमल में है जो मगरबी ताकतें खुसूसन अमरीका और उसके इत्तहादी ईरान पर मुसल्लत कर रहे हैं। अगर ईरान वाकई NPT मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार करता है तो ये एक गैर मामूली सिफारती तब्दीली होगी, क्योंकि इस मुआहिदे के तहत ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने का अहद कर रखा है और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखा हुआ है। इस बिल के पार्लियामान से मंजूर होने की सूरत में ईरान बैनुल अक़वामी बरादरी को यह इशारा देगा कि वह अपने जौहरी रास्ते पर मुकम्मल खुद मुख्तारी का ख़्वाह है और मुस्तक़बिल में किसी भी मुआहिदे या पाबंदी को खातिर में ना लाने का इंदिया दे रहा है। इस पेशरफ्त से अब बेचैनी मजीद बढ़ेगी, जो अभी तक नहीं बढ़ सकी, या अभी तक उन्हें लग रहा है कि इजराइल पलट के वार कर देगा, कोई नहीं जवाब ले लेगा, लेकिन इस अमल से अब बेचैनी मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ईरानी हमलों ने वस्ती इजराइल के पार ग्रिड को शदीद नुकसान पहुंचाया। इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के मुताबिक मकामी ग्रिड के मुख्तलिफ हिस्से मिसाइल हमलों की जद में आए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है और हिफाजती खतरात भी पैदा हो चुके हैं। हुक्काम ये मान रहे हैं कि ग्रिड को पहुंचने वाले नुकसान के बायस खुली तारें, तबाहशुदा तनसीबात शहरियों के लिए करंट लगने जैसे मौलिक खदशात पैदा कर रही हैं और इंजीनियरिंग टीम्स जो है वो तेजी से इन खतरात को कम करने की कोशिश कर रही हैं। और इस वक्त दर्जनों इंजीनियर्स, रेस्क्यू टीमें मरकजी इजराइल के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बहाली पर काम कर रही है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी तबाह हो चुका है, उसकी मरम्मत और सिस्टम को दोबारा फाल करने में वो कहते हैं कि हमें कई दिन लग सकते हैं। ये ब्लैकआउट इजराइल की तवानाई के निज़ाम के ऊपर एक कारी ज़र्ब के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब मुल्क शदीद सिक्योरिटी बहरान से दो चार है। तल अबीब से मौसूल होने वाली वीडियोस में हमें ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ज़मीं बोस हुए हैं। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इमारत के मलबे के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे, करीबी इमारतों की खिड़कियां दीवारें लरज़ उठी। वीडियोस के अंदर यह देखने को मिलता है कि पहले एक जोरदार धमाका होता है, जिसके फौरन बाद इमारत चंद सेकंड्स में जमीन पर गिरती है और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला इस कदर अचानक था कि लोग संभलने का मौका भी ना पा सके। इमदादी टीम्स मलबे में फंसे अफराद को निकालने की कोशिश कर रही हैं। यह हमला मौजूदा जंग में जो है वो हमले की संगीनी को जाहिर करता है। अब जाके उन्हें यह मालूम पड़ रहा होगा कि तल अबीब जो है वो अब गजा से भी बदतर मंजर पेश कर रहा है। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो मुमकिन है कि इजरायली बाशिंदे खुद पनाह के लिए गजा की जानिब भागने पर मजबूर हो जाए। शहर की गलियों में मलबे के ढेर हैं, सायरन की चीखें, अफरा तफरी है, बार बार होने वाले धमाके अब मामूल भी बन चुके हैं। अब जो मौत का साया मंडला रहा है, यहां पर तो पता चलता होगा कि उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो मौत के साए के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, जिनके ऊपर आपने जहन्नुम मुसल्लत की। ये वही तल अबीब है जहां कभी लोग खुद को महफूज समझते थे, मगर आज उसी शहर के मकीनों को समझ आ रही है कि जंग जब दरवाजे पर आ जाए तो दिफाई निज़ाम भी सिर्फ फरेब बन के रह जाता है। यह जुमला तंज नहीं है, बल्कि मौजूदा हकीकत का वो तल्ख अक्स है जो आलमी ज़मीर के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। ईरान ने इजराइल के नेवातम एयरबेस पे बमबारी की है, वही नेवातम बेस जैसे दुनिया का सबसे महफूज तरीन एयरबेस कहा जाता था, अब मुकम्मल तौर पर नाकारा है।
ये हमला न सिर्फ इजराइल की अस्करी सलाहियतों पर कारी ज़बर है बल्कि उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट दिफाई निज़ाम के लिए खुला चैलेंज है। नेवातम बेस जो इजरायली फजाइया की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था अब मलबे का ढेर है। और ये वाक़या इस अमर की निशानदेही करता है कि ईरान की फौजी हिकमत अमली अब सिर्फ जवाबी वार तक महदूद नहीं बल्कि वो इजराइल की अस्करी असास को जड़ से हिला देने की सलाहियत हासिल कर चुका है। उसके साथ ही आलमी सतह पर यह सवाल भी शिद्दत से उभर रहा है कि क्या मशरक़ वुस्ता नई जंगी तारीखें लिखने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने और बड़ा क्या काम किया। इजरायली खुफिया इदारे मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में इस्माइल फ़िक्री को आज सजाए मौत दी गई। इस्माइल फ़िक्री एक नहायत पेचीदा खुफिया कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार हुआ जब वो ताहाल मोसाद से रवाबित में था और उसने मोसाद को खुफिया मालूमात फ़रोग़ करने की कोशिश की जिनमें ईरानी अस्करी मराकज़, हसास मकामात और मखसूस शख्सियात से मुतल्लिक तफसीलात शामिल थीं। और तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि फ़िक्री जो है वो मोसाद के 2 खुफिया हैंडलर्स के साथ मुसलसल राबिते में था जिन्होंने उसे हिदायत दी कि वो एक महफूज मवासलाती निज़ाम कायम करे, डिजिटल करेंसी वॉलेट के ज़रिए अदायगी वसूल करने का बंदोबस्त करे। ये आज के दिन उसे फांसी देके ये कार्रवाई करके ना सिर्फ ईरान की इंटेलिजेंस सलाहियतों का मज़हर सामने आया है बल्कि मोसाद के खत्ते में जारी खुफिया सरगर्मियों के खिलाफ एक ताकतवर पैगाम भी है। और ईरानी हुकाम कहते हैं इजरायली खुफिया इदारे के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में इस्माइल फ़िक्री को आज सजाए मौत दे दी गई है। वो एक नहायत पेचीदा खुफिया कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार हुआ था जब वो मोसाद से रवाबित के अंदर था। उसने मोसाद को खुफिया मालूमात फ़रोग़ करने की कोशिश की, मखसूस शख्सियात से मुतल्लिक तफसीलात उसमें शामिल थीं और ये सारा कुछ जो उसके साथ चल रहा था उस सारे का इल्म भी मौजूद था। दूसरी तरफ ईरान पे इजराइल के हमले से पहले अमरीकी हुकूमत की जानिब से खुफिया तौर पे 300 हेल फायर मिसाइल्स की मुंतकली जो है वो इजराइल को की गई। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इजराइल ने हमले मनसूबाबंदी के तहत और मुमकिना अमरीकी आशीर्वाद से किए। और 2 आला अमरीकी हुकाम ने ये बात बताई है कि ये मिसाइल इजराइल को ऐन उसी वक्त फराहम किए गए जब उसकी जानिब से ईरान पे हमले की तैयारी की जा रही थी। यह असलहा खुफिया तौर पे मुंतकिल हुआ। इस हवाले से किसी भी सतह पर रस्मी तौर पे कोई इतला या दस्तावेजात मंजर आम पे नहीं थी। और हेल फायर मिसाइल अपनी नौइयत में इंतहाई जदीद और मोहलिक हैं। ये लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हैं जो हवा से ज़मीन पर नहायत दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाते हैं। ये आम बमबारी के बरअक्स मखसूस मकामात, तनसीबात या अफराद को इंतहाई वक्त के साथ तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इजराइल ने मिसाइल गालिबन ईरान की हसास जौहरी तनसीबात या कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने के लिए हासिल किए। इस तरसील का वक्त और तरीक़ाकार इस अमर की गमाज़ी करता है कि इजराइल के हमले के फौरी या रद्द अमल पर मबनी कार्रवाई नहीं थी बल्कि मुकम्मल तैयारी, इंटेलिजेंस ताउन के ऊपर ये सारी चीज़ें थीं। अब उसके जवाब में ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने कहा हमने अपने नए बनाए हुए जो मिसाइल हैं वो आज इस्तेमाल किए। तो अभी हमारे पास 2000 से ज़ायद का ज़ख़ीरा है। ये 2000 से ज़ायद का ज़ख़ीरा जो कहा जा रहा है ये दिफाई तज्ज़ियाकारों की तरफ से कहा जा रहा है। मुमकिनात में से है कि ज़ख़ीरा उससे ज़्यादा भी। देखिए अंजाम क्या होता। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।